ब्रिक्स ग्रुप की मीटिंग हुई है जिसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब को कहा गया है कि वो भी इसमें ज्वाइन करें। कभी हम उसको चाय वाला कहते हैं, कभी उसको बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं और कभी कुछ और। लेकिन सच्चाई यह है कि इस चाय वाले ने इंडिया को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इंडिया जो है वो ईरान और सऊदी अरब को तो पसंद करेगा ब्रिक्स में लाना, लेकिन चीन अगर पाकिस्तान का दोस्त है तो हमें वो ब्रिक्स में क्यों नहीं लेके आते। हम लोग सारी उम्र पढ़ते रहे कि पाकिस्तान इज एन एग्रेरियन कंट्री, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसीलिए हमारे पास अनाज की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन हालत यह है कि आज हमें वीट यानी आटा भी इंपोर्ट करना पड़ता है। बच्चे सबके बाहर, बीवियां सबकी बाहर, शॉपिंग सबकी बाहर, घर सबके बाहर, गुलामी नामंजूर। पता नहीं क्या ड्रामा है, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। पीएम शहबाज टू अटेंड टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान्स इनॉग्रेशन सेरेमनी। ये फिर शहबाज शरीफ जाएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, ये क्यों जाते हैं, ये क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हैं। तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट में आए उस वक्त इंडिया का जीडीपी था 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, जो 2022 में बढ़ के हो चुका है 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि उसने इकोनॉमी को डबल से भी ज्यादा ग्रो कर दिया है। पाकिस्तान तो खैर बिल्कुल आइसोलेटेड अपने आप को तस्वुर करता है ना। मुझे तो, मैंने पाक स्टडीज की किताब पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था दुनिया सारी गंदी है, सिर्फ हम अच्छे हैं। सारी दुनिया गंदी है, सब साजिशी हैं, सब लोग गलीज हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ा समिट हो और उसमें भारत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम सब हमेशा देखते हैं हर बड़े देश का अहम किरदार होता है किसी भी बड़े समिट में। इसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि कुछ देशों की लीडर्स को काफी ज्यादा अटेंशन मिलता है। जहां हम देखते थे कि यूएसए, फ्रांस, यूके, इन सब के लीडर्स के पीछे बाकी दुनिया घूमती थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा ही कुछ हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर के साथ भी होता है, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिलने की और बात करने की एक मौका नहीं छोड़ते हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने एस जयशंकर सर का वेलकम किया। इसके साथ साथ एस जयशंकर सर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब यूएई के फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात करने की हर संभव कोशिश करते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ अब भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब और ईरान के भी एंट्री हो जाए ब्रिक्स में। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस बात का चिंता लगा बैठा है कि चाइना पाकिस्तान को ब्रिक्स समिट में इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में पाकिस्तान में शदीद नफरत पाई जाती है, प्राइमरली ड्यू टू प्रोपेगेंडा। कभी हम उसको चाय वाला कहते हैं, कभी उसको बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं और कभी कुछ और। लेकिन सच्चाई यह है कि इस चाय वाले ने इंडिया को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी ने इंडिया को दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी बना दिया है। अपने विजन की बेसिस पर ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। आज से 10 साल पहले हम लोग अपने इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को इंडिया से कंपेयर करते थे और हमें लगता था कि शायद हमारे पास कहीं ना कहीं एज भी मौजूद है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स पे, स्टैट्स पे और नंबर्स पर नजर दौड़ाएं तो यू विल गेट टू नो कि वी आर आउट ऑफ द गेम एंड वी हैव मिस्ड द बस। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे रह गया है। ब्रिक्स ग्रुप की मीटिंग हुई है जिसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब को कहा गया है कि वो भी इसमें ज्वाइन करें। इसके अलावा भी कोई 19 से एक ममालिक और हैं जिनकी ज्वाइनिंग की बात हो रही है, जिसमें यूएई, अर्जेंटीना है, अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, इनकी बात हो रही है। जो मुझे जिसे वो कहते हैं ना क्यूरोसिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग में लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इन मल्टीलैटरल फोरम्स का क्यों हिस्सा बनने की बात भी नहीं करता और पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं वो भी क्यों बात नहीं करते। इंडिया जो है वो ईरान और सऊदी अरब को तो पसंद करेगा ब्रिक्स में लाना, लेकिन चीन अगर पाकिस्तान का दोस्त है तो हमें वो ब्रिक्स में क्यों नहीं लेके आते। अगर हमें ये पता है कि जो ब्रिक्स है ये जो 5 ममालिक का अलायंस है, तकरीबन 42% ग्लोबल पॉपुलेशन है, 26% दुनिया की जो इकॉनमी इनके पास है। अब ये देखें, अब ये समझते हैं कि ईरान को हमें लेके आना है। देखें रिसेंटली जो चाइना ने एक रोल प्ले किया, किरदार अदा किया
कि जी ईरान एंड सऊदी अरेबिया का rapprochement हुआ और उसमें वो दैट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन इन द वेस्टर्न कैपिटल्स, बट एट द सेम टाइम उससे ये है कि हमारे खित्ते की जो पॉलिटिक्स है वो खुलती हुई नज़र आ रही है। इंडियंस भी उस हवाले से देख रहे हैं कि हमें अपने अलायंसेस इस खित्ते में मज़ीद बढ़ाने हैं। ईरान के साथ वो बड़े अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं, गो कि अभी रिसेंटली एक इंडिया को भी झटका लगा होगा, दुबई ईरान को झटका लगा बिकॉज अफ़गानिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर पे जो क्लैशेस हुए वाटर डिस्प्यूट की वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है वो चीज़ें हल कर ली जाएंगी। अफ़गानिस्तान थोड़ा असर्ट कर रहा है पाकिस्तान और ईरान के ऊपर, लेकिन इंडिया की जितनी भी सप्लाईज़ है फॉर अफ़गानिस्तान दे आर गोइंग थ्रू ईरान। सो ईरान के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो खित्ते में आती जा रही है और उस हवाले से यही वजह है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक SRO भी जारी किया है कि ईरान, अफ़गानिस्तान और रशिया के साथ जो है वो हम प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो कारोबार, ट्रेड और ये चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो अगर पाकिस्तान का जीडीपी देखें 2014 में तो वो था 244 यानी कि $244 बिलियन और 2022 का रिपोर्टेड नंबर था $376 बिलियन। सो 2014 से पाकिस्तान की ग्रोथ परसेंटेज रही 54%, जबकि इंडिया की ग्रोथ परसेंटेज रही 138%। अब दोस्तों याद रखें कि जब भी किसी भी मुल्क का जीडीपी बढ़ता है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, उनकी सैलरी भी बढ़ती है, जितने पैसे वो महीने में कमाते हैं उसमें इंक्रीज होता है, जिसको कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। 2014 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा था $965 यानी कि $965, जिसको अगेन 2022 तक मोदी ने डबल से भी ज्यादा कर दिया। करंटली इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है $2256। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर 2014 में एक एवरेज इंडियन 50,000 रुपए कमाता था तो इस वक्त उसकी तनख्वाह है 1,16,500 रुपए। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 133%, विच इज एक्सीलेंट। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 2014 में था $1173, जो 2021 और 22 में हो गया $1505। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 28%। कहां 28% और कहां 133%। ये जो 28% भी है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन 40% है, तो एक्चुअली में पाकिस्तानीज की जो इनकम है वो डिक्रीज हो चुकी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया के 2014 में फॉरेक्स रिजर्व्स थे $303 बिलियन, जो इस वक्त हैं $578 बिलियन। इफ यू लुक एट पाकिस्तान तो हमारे 2014 में फॉरेक्स रिजर्व्स थे $15 बिलियन, जो इस वक्त कम होकर रह गए हैं $8.7 बिलियन। इसमें मैंने स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स दोनों के रिजर्व्स को ऐड कर लिया है। कहां $578 बिलियन और कहां सिर्फ $8.7 बिलियन। इससे पता लगता है कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स कितनी तगड़ी हैं, इंडिया के रेमिटेंसेस भी कितने स्ट्रांग हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना जबरदस्त है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 2014 में इंडिया की एक्सपोर्ट्स थी $231 बिलियन, जो इस वक्त $670 अरब तक पहुंच चुकी हैं। दैट इज कोलोसल। कंपैरेटिवली पाकिस्तान की 2014 में एक्सपोर्ट्स थी $24.7 बिलियन और 2021-22 में ये बढ़कर होगी $31.5 बिलियन। हार्डली एन इंक्रीज ऑफ 27% वर्सेस 190% ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बात करें तो करंटली इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है सिर्फ 5.6% यानी कि 5.6%, जबकि दूसरी तरफ हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई की शरह है 40%। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स पिछले साल तक 100 रुपए कमा रहा था तो अब उसकी जेब में सिर्फ 60 रुपए रह गए हैं। यह है चाय वाले का कमाल और यह है हमारे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार पॉलिटिशियंस की पॉलिसीज का रिजल्ट। आप सब लोगों को याद होगा कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि वो 50 लाख घर बनाएंगे। उन 50 लाख घरों का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मोदी ने एक जबरदस्त हाउसिंग स्कीम जिसको उसने नाम दिया प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसके अंडर ऑलरेडी पिछले 7 साल में 2 करोड़ घर बना चुका है। दिस इज माइंड बॉगलिंग एंड ओवरवेलमिंग। फिर हम लोग कहते हैं कि मोदी को इंडियंस इतना क्यों पसंद करते हैं, क्यों उसको वोट देते हैं। रिजल्ट आपके सामने है।